हेलो स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने साइंस के बारे में चर्चा की थी। साइंस की स्टडी की। साइंस की स्टडी मतलब साइंस को समझा कि साइंस की डेफिनेशन क्या होती है, साइंस क्या चीज़ है, किस तरीके से साइंस की ब्रांचेज क्या हैं, कैसे हमने साइंस की स्टडी करनी चाहिए, साइंस के मेथड्स क्या है, साइंटिफिक मेथड्स। ये सारी चर्चा हमने पिछले फर्स्ट पार्ट में की थी अपने चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड में। आज हम समझने जा रहे हैं फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स क्या है? जो कुछ हम देख रहे हैं ये सब फिजिक्स है। फिजिक्स हर वो मैटर है जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। उसके द्वारा किए गए जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब फिजिक्स को ही डिफाइन करती हैं। पंखे का घूमना फिजिक्स है। लाइट से हम जो चीज़ देख सकते हैं लाइट की हेल्प से वो सब फिजिक्स के कारण है। प्रकाश में 7 रंगों को देख पाना ये फिजिक्स की घटना है। इंद्रधनुष का होना फिजिक्स है। बादलों में पानी पहुंचना फिजिक्स है। बादलों से पानी आना ये भी फिजिक्स है। आकाश में रात को तारों का टिमटिमाता हुआ प्रतीत होना ये फिजिक्स है। जब हम किसी चीज़ को चलता हुआ देखते हैं तो ये भी फिजिक्स के कारण ही देख पा रहे हैं। आकाश में जब हम टूटते हुए उल्का पिंडों को देखते हैं। और फिजिक्स की क्या घटनाएं हैं कि हम फिजिक्स की हेल्प से ही बड़े बड़े भारी भारी जो शिप्स हैं वो पानी में बड़े आराम से सरलता से तैर जाते हैं। लोहे की चीज़ें पानी में तैरती हैं, ये फिजिक्स है। तो फिजिक्स बड़ी ही अद्भुत घटना है। फिजिक्स तो एक तरीके से जब किसी से नज़रें मिलती हैं और सामने वाला आपसे नज़रें मिलाता है और आपके मन में हलचल होती है तो वो भी फिजिक्स के कारण है। थोड़ी कॉमेडी हो गई, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे फिजिक्स बहुत ही एक्साइटिंग सब्जेक्ट है जिससे हम अछूते नहीं रह सकते। हम चाहे फिजिक्स की स्टडी करें ना करें, हमारी डेली लाइफ में फिजिक्स की घटनाएं होती जा रही हैं। तो फिजिक्स बड़ी ही अद्भुत साइंस है, इसलिए फिजिक्स से प्यार हो गया है मुझे। और क्योंकि फिजिक्स से लव है मुझे, इसलिए अब मैं फिजिक्स की गहराइयों में उतरूंगा। जिस प्रकार से महासागर की गहराइयों में उतरने से हमें अनंत और असीम खजाना मिलता है, वैसे ही फिजिक्स की गहराइयों में उतरने पर आपको भी अनंत खुशी, अनंत ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो देखिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं फिजिक्स क्या है। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज अ बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंसेस। ये जो नेचुरल साइंसेस है, प्राकृतिक विज्ञान जिसको कहते हैं हिंदी में, तो नेचुरल साइंसेस की बेसिक यानी बुनियादी डिसिप्लिन, अनुशासन, बुनियादी डिसिप्लिन को इंडिकेट करता है फिजिक्स। बोला गया है फिजिक्स इज अ बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंसेस, यानी नेचुरल साइंसेस की कैटेगरी में फिजिक्स एक बुनियादी डिसिप्लिन है। द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूसिस मीनिंग नेचर। फिजिक्स शब्द ग्रीक शब्द फ्यूसिस से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ ही नेचर है। तो फिजिक्स नेचर की स्टडी क्यों ना करे? फिजिक्स में नेचर में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं जिसको हम नेचुरल फिनोमिना कहते हैं, उन सब का अध्ययन या स्टडी फिजिक्स में ही होता है। देखिए फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर और नेचर में घटने वाली घटनाओं की स्टडी करते हैं। फिजिक्स इज द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल साइंसेस। जितनी भी साइंसेस हैं उसमें से सबसे ज़्यादा बेसिक, सबसे ज़्यादा बुनियादी साइंस फिजिक्स ही है। अब फिजिक्स को और अधिक थोड़ा समझते हैं। जब बात फिजिक्स की आ गई है, अगर किसी ऐसी चीज़ की बात हो जिससे हमें गहरा प्रेम हो तो उसको डिफाइन भी थोड़ा गहराई से किया जाता है। तो देखिए फिजिक्स की बात जब हो रही है तो समझिए फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। फिजिक्स
नेचर और इस नेचर की लॉज की स्टडी होती है। वी एक्सपेक्ट दैट ऑल these different events in nature take place according to some basic laws। हम ये आशा करते हैं कि इस नेचर में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं ये किसी न किसी बुनियादी नियमों के तहत होती हैं। एंड रिवीलिंग these laws of nature from the observed events in physics। और फिजिक्स में हम क्या करते हैं, फिजिक्स में हम इन इवेंट्स को, जो नेचर में इवेंट्स होती रहती हैं, नेचुरल फिनोमिना है जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, उनके बारे में जब हम गहरी स्टडी करते हैं फिजिक्स में और उन लॉज को अंडरस्टैंड करते हैं और उन लॉज को फिर एक प्रिंसिपल के रूप में, एक फिजिक्स की साइंस यानी कि एक साइंटिफिक रूप में उसको एक्सप्लेन करके उसको स्टडी मटेरियल बनाते हैं ताकि उसका नॉलेज पूरे वर्ल्ड के सभी लोगों को मिल सके। देखिए एग्जाम्पल के लिए फिजिक्स के बारे में बताया गया, ऑर्बिटिंग ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर चंद्रमा का घूमना, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री एंड टाइड्स इन अ सी ऑन अ फुल मून लाइट कैन ऑल बी एक्सप्लेन्ड इफ वी नो the Newton's law of gravitation and Newton's laws of motion। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, पेड़ से एप्पल का गिरना और समुद्र में जब फुल मून होता है तब टाइड्स का आना, ये सब फिजिक्स की हेल्प से डिफाइन किया जा सकता है। और इसमें सहायता किसने की, न्यूटन की बहुत बड़ा इसमें योगदान है। न्यूटन के नियमों का, न्यूटन के दो लॉज जो यहाँ पे हैं, एक कौन सा है, एक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स का जो लॉज ऑफ मोशन है, और दूसरा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन दोनों लॉज ने ये सब एक्सप्लेन कर दिया कि किस प्रकार से ये नेचुरल घटनाएं होती हैं, किस प्रकार से ये काम करती हैं नेचर में। फिजिक्स इज कंसर्न विद द बेसिक रूल्स विच आर एप्लीकेबल टू ऑल डोमेन्स ऑफ लाइफ। फिजिक्स इज कंसर्न्ड, फिजिक्स संबंधित है नेचर के बेसिक नियमों से। फिजिक्स नेचर के बेसिक नियमों से संबंधित है जो लाइफ में घटने वाली सभी घटनाओं से रिलेटेड है। सिंस फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर इट इज रियल। क्योंकि फिजिक्स नेचर की स्टडी है इसलिए फिजिक्स, नेचर में जो भी घटनाएं घटती हैं वो सब रियल है, इसलिए फिजिक्स भी रियल है। क्योंकि फिजिक्स नेचर की स्टडी है, दैट्स व्हाई फिजिक्स इज ऑल्सो रियल, इसलिए फिजिक्स भी रियल है। नो वन हैव बीन गिवन द अथॉरिटी टू फ्रेम द रूल्स ऑफ फिजिक्स। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, उसको ये अथॉरिटी नहीं दी जाती कि वो फिजिक्स के नियमों को बनाए। नहीं, नेचर के जो नियम हैं उन्हीं नियमों को उठाकर उसको बस एक्सप्लेन किया जाता है साइंटिस्टों के द्वारा। साइंटिस्ट फिजिक्स के नियम खुद नहीं बनाते, क्योंकि फिजिक्स है क्या, नेचर के नियम है, नेचर के नियम है फिजिक्स, साइंटिस्ट के नियम नहीं है। बस नेचर के नियम को समझकर उसको एक्सप्लेन करके ताकि उसे सभी समझ सके, ये काम है साइंटिस्ट का। देखिए, वी ओनली डिस्कवर द रूल्स दैट आर ऑपरेटिंग द नेचर। हम यानी जितने भी साइंटिस्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं फिजिक्स को समझने का, नेचर को समझने का, वो क्या करते हैं, वो केवल डिस्कवर करते हैं नेचर में होने वाले जितने भी फिनोमिना हैं और उनके रूल्स हैं, किस रूल्स पे वो फिनोमिना हो रहे हैं उसको डिस्कवर करते हैं। और उसको डिस्कवर करके जब ये साबित कर देते हैं कि ये इसी नियमों के तहत ये घटनाएं हो रही हैं, तब उनको स्टडी मटेरियल बनाया जाता है और पूरी दुनिया उस ज्ञान का आनंद लेती है, पूरी दुनिया उस ज्ञान से अपने आप को ज्ञानी करती है, अपने आप को उस ज्ञान का फ़ायदा उठाती है। देखिए,
न्यूटन, आइंस्टाइन and Feynman are great physicists because from the observations available at that time they could guess and frame the laws of physics which explain these observations in a convincing way. ये जो 3 साइंटिस्टों के नाम लिए, बहुत साइंटिस्ट ग्रेट साइंटिस्ट है, हर साइंटिस्ट ग्रेट है, चाहे भले उसने छोटा से छोटा कार्य क्यों ना किया हो साइंस की फील्ड में, लेकिन यहाँ पे इनके नाम लेना क्योंकि इनका काम ग्रेट तो था ही और काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग लाने वाला काम था एकदम। तो न्यूटन, आइंस्टाइन और फीमेन, ये 3 साइंटिस्ट को कहा गया है कि ये काफ़ी इन्होंने ग्रेट वर्क किया फिजिक्स के, साइंस की दुनिया में। क्यों? क्योंकि जो कुछ ऑब्जर्व इन्होंने किया और किस समय ऑब्जर्व किया, उस समय जिस समय टेक्नोलॉजी, साइंस ज़्यादा तरक्की पे नहीं था, टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं थी, हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिनकी हेल्प से हम और बेहतर कर सके और अच्छा कर सके। उस समय इन्होंने केवल ऑब्जर्वेशंस करके बहुत ज़्यादा गहराई से फिजिक्स को समझने का काम किया, साइंस को समझने का काम किया। ये बोला गया है, बट देयर कैन बी अ न्यू फेनोमेनन एनी डे and if the rules discovered by the great scientists are not able to explain this phenomena, no one will hesitate to change these rules. और ये भी कहा जा रहा है कि हर दिन, किसी भी दिन कोई भी नया घटना घट सकती है नेचर में, और वो घटना अगर पहले वाले रूल्स जो दिए गए हैं उनसे मेल नहीं खाती है, या ऐसी घटनाएं ऑब्जर्व की जाए किसी के द्वारा जो पहले दी गई थियरी या पहले दिए गए किसी जो फिजिकल लॉ है उस पे सही नहीं बैठती, सटीक नहीं बैठती, तो उस लॉ में चेंजेस भी किए जाते हैं। इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स देयर आर 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट्स। फिजिक्स के अध्ययन में 2 महत्वपूर्ण जोर दिए जाते हैं। फर्स्ट, यूनिफिकेशन and second, reductionism. यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म, ये 2 ऐसे प्रिंसिपल थ्रस्ट्स हैं जिनका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा महत्व है, यानी फिजिक्स में इन 2 बातों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो इनको बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं यूनिफिकेशन की। यूनिफिकेशन के बारे में क्या बताएगा, देखिए। Unification means attempting to explain diverse physical phenomena in terms of a few concepts and laws. Unification का मतलब है कि ये जितने भी नेचर में डिफरेंट और बहुत बड़ी संख्या में जो घटनाएं घट रही हैं जिनका फिजिक्स से रिलेशन है, उन घटनाओं को केवल कुछ ही प्रिंसिपल्स की हेल्प से या कुछ ही लॉज की हेल्प से उनको सबको, सारी घटनाओं को डिस्क्राइब कर देना, या कोई ऐसा फॉर्मूला या इक्वेशन देना जिसकी हेल्प से नेचर की लगभग सारी घटनाएं एक्सप्लेन की जा सकती हों। यानी यूनिफिकेशन का मतलब सबको यूनिफाई कर देना, उसका एकीकरण कर देना, यानी एक बना देना, यानी एक की हेल्प से हजारों सॉल्यूशंस निकल सकते हो। अगर एक ऐसा हमारे पास फॉर्मूला हो जिसकी हेल्प से मैथ्स के 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर हो सकते हो, तो समझ लीजिए वो एक फॉर्मूला 10,000 क्वेश्चंस को यूनिफाई करता है। तो यूनिफाई का ये मतलब, यूनिफिकेशन का ये मतलब है। देखिए, यूनिफिकेशन में बताएगा, यूनिफिकेशन मीन्स अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन, प्रयास करना, किसका? एक्सप्लेन करने के लिए। क्या एक्सप्लेन करने के लिए? डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना, यानी डिफरेंट प्राकृतिक परिघटनाओं को एक्सप्लेन करने का प्रयास करना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कंसेप्ट्स एंड लॉज, कुछ ही कंसेप्ट्स और कुछ ही लॉज की हेल्प से, यानी बहुत कम कंसेप्ट्स और बहुत कम लॉज की हेल्प से नेचर में घटने वाली नेचुरल फिनोमिनास का, सभी नेचुरल फिनोमिनास का क्या करना, उसको कुछ ही कंसेप्ट्स और कुछ ही लॉज की हेल्प से सॉल्व करना या उसको एक्सप्लेन करना, ये यूनिफिकेशन होता है।
जैसे आप देखिए, वाटर का अच्छा एग्जांपल ले सकते हो। एक वाटर क्या करता है, वाटर कहाँ कहाँ काम आता है, बहुत काम आता है। वाटर की हेल्प से क्लाउड्स बनते हैं, वाटर की हेल्प से क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स बारिश करते हैं, क्लाउड्स बारिश करते हैं, पौधों को पानी मिलता है, पौधों को पानी मिलता है, ऑक्सीजन होती है। वाटर हम वॉशिंग में यूज़ करते हैं, वाटर हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, वाटर की हेल्प से फैक्ट्रियाँ चलती हैं, वाटर की हेल्प से हमारे घर बनते हैं। वाटर कहाँ कहाँ काम नहीं आता, वाटर है तभी नदियाँ हैं, वाटर ही आपको जल में जो रहने वाले जीव हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उनको जीवन देता है। तो वाटर का जो यूजेस है वो तो इनफाइनाइट यूजेस हैं। तो इसी तरीके से इनफाइनाइट यूजेस या इनफाइनाइट नीड्स को केवल एक ही चीज सॉल्व कर रहा है, एक ही चीज उसको उस सारी नीड्स को कंप्लीट कर रहा है, और वो चीज है वाटर। यानी वाटर इन अनंत आवश्यकताओं को अकेला पूरा कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से नेचर में घटने वाली जो अनंत घटनाएं हैं उनको कुछ ही कंसेप्ट्स, कुछ ही लॉज की हेल्प से सारी घटनाओं, सारी नेचर की चीज़ों को एक्सप्लेन करना यूनिफिकेशन कहलाता है। तो ये यूनिफिकेशन होता है। एक साइंटिफिक रूप से एग्जाम्पल समझिए यूनिफिकेशन का। फॉर एग्जाम्पल, द सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय न्यूटन अकाउंट्स फॉर। न्यूटन का एक ही लॉ ग्रेविटेशन का, वो न्यूटन का एक ही लॉ जो ग्रेविटेशन का है वो पता लगाता है किन किन चीज़ों का। फॉल ऑफ एन एप्पल टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे एप्पल का गिरना न्यूटन का केवल एक ही लॉ है, कौन सा, ग्रेविटेशन का लॉ, वो पता लगाता है। यानी न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ बता देता है हमें कि पेड़ से एप्पल जमीन पे क्यों गिरता है, ऊपर आकाश में क्यों नहीं चला जाता। मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के चारों ओर सैटेलाइट्स का जो मोशन होता है ये भी न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ बताता है। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, और सन के चारों ओर प्लैनेट्स की जो मोशन हो रही है इसे भी न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ डिफाइन करता है। तो इस तरीके से किसी एक फॉर्मूले या एक लॉ या एक प्रिंसिपल की हेल्प से कई सारी चीज़ों को डिफाइन कर देना यूनिफिकेशन कहलाता है। ये यूनिफिकेशन है। तो देखिए, यूनिफिकेशन को समझते हैं। इसी टाइप से यूनिफिकेशन के बारे में बोला गया। सिमिलरली, द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन द फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस एक्सप्लेन ऑल द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। मैक्सवेल ने तो कमाल ही कर दिया। मैक्सवेल की जो इक्वेशंस हैं वो सारे, जो मैक्सवेल ने इक्वेशंस दी वो इक्वेशंस सारे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना को एक्सप्लेन करती हैं। तो मैक्सवेल ने भी क्या किया, यूनिफिकेशन ही किया एक तरीके से, क्योंकि मैक्सवेल की कुछ इक्वेशंस, 4 इक्वेशंस या 3 इक्वेशंस, ये क्या करती हैं, मैक्सवेल की ये 4 इक्वेशंस सारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना को डिफाइन करने में सक्षम हैं। इट मीन्स मैक्सवेल ने बड़ा कमाल का यूनिफिकेशन किया। अब हमारा जो सेकंड टर्म आता है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, ये बहुत ही इन पे फिजिक्स काफ़ी जोर देती है। तो रिडक्शनिज्म क्या है? रिडक्शनिज्म मीन्स अटेम्प्टिंग टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिगर more complex system from the properties of its constituent simpler parts. Reductionism क्या है, फिर से समझिए। Reductionism means attempting to derive the properties of a bigger, more complex system from the properties of its constituent simpler parts. Reductionism के बारे में बोला गया कि Reductionism का अर्थ है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के सिंपल पार्ट्स के गुणों से एक बिगर और मोर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करना, ये रिडक्शनिज्म होता है। यानी कि
जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है वो बनी किससे? वो किसी न किसी चीजों से बनी है। तो वो जिन सिंपल सिंपल चीजों को मिलाकर कई सारी सिंपल चीजें जब मिलती हैं तो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज बन जाती है। लेकिन जिनसे वो बनी है, जिन सिंपलर पार्ट्स से बनी है, उन सिंपलर पार्ट्स का यूज करके उस कॉम्प्लिकेटेड चीज को डिस्क्राइब कर देना, यही रिडक्शनिज्म है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? रिडक्शनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, द सब्जेक्ट of thermodynamics deals with bulk systems in terms of macroscopic quantities like temperature, internal energy, entropy, etc. तो इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इस डेफिनेशन से। इसमें दो वर्ड आए जो आपको बड़ा कंफ्यूज कर सकते होंगे, एक है बल्क सिस्टम और है एक एंट्रोपी। तो बल्क सिस्टम क्या है? देखिए, बल्क सिस्टम मीन्स a fuel distribution system. Bulk system means a fuel distribution system consisting of refineries, pipelines, vessels and terminals. Bulk system का मतलब है fuel distribution system. फ्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम बल्क सिस्टम कहलाता है। और दूसरा जो वर्ड है, कंफ्यूजिंग वर्ड, वो है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी इज अ थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी। एंट्रोपी इज अ थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी। एंट्रोपी क्या है? थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी है। और किसको रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है अमाउंट ऑफ एनर्जी को। एंट्रोपी एक थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी है जो अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ये दोनों जो टर्म्स हैं, एंट्रोपी और बल्क सिस्टम, इनको आप समझ गए तो देखिए आप रिडक्शनिज्म का एग्जांपल समझ सकते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद बल्क सिस्टम्स इन टर्म्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एट्सेट्रा। ये रिडक्शनिज्म का एक एग्जांपल हो गया। तो रिडक्शनिज्म थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा समझने में, बट जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, रिडक्शनिज्म के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, तो ज़रूर ये जो मेरी बातें बताई हुई हैं ये आपके समझ में आएंगी। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के स्कोप के बारे में और क्या एक्साइटमेंट है फिजिक्स का। फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स की एक्साइटमेंट क्या है, इसकी स्टडी हम करते हैं। देखिए, द टू डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट इन फिजिक्स आर, फिजिक्स में जो दो इंटरेस्टेड डोमेन्स हैं, फिजिक्स में जो दो इंटरेस्टेड क्षेत्र हैं या जो इस फिजिक्स के दायरे हैं, प्रांत हैं, वो क्या हैं? वो हैं मैक्रोस्कोपिक एंड सेकंड माइक्रोस्कोपिक। फिजिक्स दो तरीके से स्टडी की जाती है, एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स जिस फिजिक्स की ब्रांच या शाखा के अंतर्गत की जाती है, मैक्रोस्कोपिक की स्टडी, उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स की स्टडी करते हैं और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स की स्टडी जिसके तहत की जाती है उसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। यानी मॉडर्न फिजिक्स में हमने माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स की स्टडी यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फिजिक्स की स्टडी करना शुरू किया है। तो मॉडर्न फिजिक्स हमको फिजिक्स की माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करवाती है और क्लासिकल फिजिक्स हमें फिजिक्स की मैक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करवाती है। माइक्रो मतलब बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे, बहुत ही छोटे स्तर पे, जिसमें हम एटम्स, पार्टिकल्स वगैरह की स्टडीज़ करते हैं। और मैक्रो यानी जो भी हमें आराम से दिखाई देती है, जिसको हम आराम से छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, या जो हमें आकाश में चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इन सब की जो मोशन वगैरह हमें वस्तुओं की दिखाई देती हैं, इन सब की स्टडीज़ हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे करते हैं। आइए अब माइक्रोस्कोपिक डोमेन के बारे में डिटेल से बात करते हैं। द मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फेनोमेना इन्वॉल्विंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाइनाइट साइज ऑन terrestrial scale and even on astronomical scale. This makes up
classical physics. Most of it was developed up to the year 1900. तो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स का जो डेवलपमेंट है वो 1900 ईयर तक हो गया था और मैक्रोस्कोपिक के तहत हम बड़ी बड़ी चीज़ों का, उनके प्रॉपर्टीज़ का, उनके जो भी फिज़िकल फिनोमेना है उनकी स्टडी करते हैं। यहाँ पे आकाश की जो पिंडों का, आकाश सेलेस्टियल बॉडीज़ का जो स्टडी की जाती है वो भी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ही होती है। माइक्रोस्कोपिक डोमेन की बात करते हैं। द माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फिनोमेना इन्वॉल्विंग मॉलिक्यूल्स, एटम्स, न्यूक्ली, इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। दिस मेक्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मोस्ट ऑफ इट वॉज डेवलप्ड आफ्टर द ईयर 1900। 1900 ईयर के बाद यह नीड होने लगी कि फिजिक्स, तो पार्टिकल भी एक फिजिक्स है, एक एटम वो भी फिजिक्स है, मतलब उसका भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो उसे भी फिजिक्स में इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो बड़ी बड़ी चीज़ों का जब स्टडी फिजिक्स में हो गई तो छोटी चीज़ें जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है उनकी भी फिजिक्स होनी चाहिए, उनको भी फिजिक्स की स्टडी में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि विदाउट स्टडिंग अबाउट पार्टिकल्स, एटम्स, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, फिजिक्स इज इनकम्प्लीट। तो फिजिक्स की इस कमी को पूरा करने के लिए 1900 के बाद, 1900 ईयर के बाद यह आवश्यकता पड़ गई कि फिजिक्स में इनकी स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। तब से साइंटिस्टों ने इन पर काम करना स्टार्ट किया और एक नया क्षेत्र बन गया, एक नया डोमेन बन गया, माइक्रोस्कोपिक डोमेन। और माइक्रोस्कोपिक डोमेन के बारे में जब हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं तो फिजिक्स की जिस ब्रांच के तहत हम इसकी स्टडी करते हैं उसको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स की स्टडी करते हैं। अब एक न्यू टर्म रिसेंटली फिजिक्स की आई है, यानी हम कह सकते हैं इसे ब्रांच, फिजिक्स की रिसेंटली एक न्यू ब्रांच आई है और वो ब्रांच है मेसोस्कोपिक फिजिक्स। मेसोस्कोपिक फिजिक्स क्या है? रिसेंटली द डोमेन इंटरमीडिएट बिटवीन द मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स। रिसेंटली क्या किया गया, जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन है और माइक्रोस्कोपिक डोमेन है फिजिक्स के, उनको मर्ज कर दिया गया, उनको एक साथ मिला दिया गया और फिजिक्स की एक नई ब्रांच, एक नया सब्जेक्ट निकाल दिया गया, मेसोस्कोपिक फिजिक्स। मेसोस्कोपिक फिजिक्स। तो ये बताया गया है कि रिसेंटली द डोमेन इंटरमीडिएट बिटवीन द मैक्रोस्कोपिक एंड द माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स हैज इमर्ज्ड। It involves the study of a few tens or hundreds of atoms or molecules. इसमें किसकी स्टडी इन्वॉल्व है, इसमें किसकी स्टडी शामिल है? इसमें कुछ टेंस और हंड्रेड्स ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स की स्टडीज भी शामिल है। इट इज़ कॉल्ड मेसोस्कोपिक फिजिक्स। इसको मेसोस्कोपिक फिजिक्स कहते हैं। दिस डोमेन इज इमर्जिंग एज एन एक्साइटिंग फील्ड ऑफ रिसर्च। और ये मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स है, इसने रिसर्च की दुनिया में एक तहलका ला दिया, एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट ला दिया और रिसर्च को बड़ा आसान, सुगम और गहन बना दिया। देखिए, अब हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या करते हैं? मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स की स्टडी करते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या है? क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या आते हैं, कौन कौन सी फिजिक्स के सब ब्रांचेज आते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स, देखिए, क्लासिकल फिजिक्स इंक्लूड्स द सब्जेक्ट्स लाइक मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स एंड ऑप्टिक्स। ये जो क्लासिकल फिजिक्स है, इसमें फिजिक्स की 4 सब ब्रांचेज इंक्लूड्स हैं। फर्स्ट मैकेनिक्स, सेकंड थर्मोडाइनमिक्स, थर्ड इलेक्ट्रोडाइनमिक्स एंड फोर्थ ऑप्टिक्स। मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स, ऑप्टिक्स, these are the 4 sub branches of classical physics.
तो हम बात करते हैं सबसे पहले मैकेनिक्स की। व्हाट इज मैकेनिक्स? तो मैकेनिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडीज, deformable bodies, liquids, etc. Propulsion of rockets, propagation of water waves, sound waves, etc. इन सब की स्टडीज मैकेनिक्स में की जाती है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ गैसियस सिस्टम्स। थर्मोडायनेमिक्स में गैसियस सिस्टम्स की स्टडी की जाती है। The changes in temperature, internal energy and entropy of the system through external work are investigated in thermodynamics. ये सारी स्टडीज थर्मोडायनेमिक्स में की जाती हैं। मोड्स और भी कुछ बताया थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, efficiency of heat engines and refrigerators are also included in thermodynamics. तो थर्मोडायनेमिक्स का दायरा भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स देखते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या हम पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनामेना एसोसिएटेड विद चार्ज पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। The basic laws governing these phenomena were given by Coulomb or Tid. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में देखते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने को हमें मिलता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनामेना associated with charged particles and magnetic materials. The basic laws governing these phenomena were given by Coulomb, Oersted, Ampere, Faraday. इन सब ने ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की फील्ड में बहुत ही उम्दा काम किया है, बहुत ही महान कार्य किया है। These laws were encapsulated by Maxwell in his famous set of equations. और ये जो वर्क है, ये जो अलग अलग साइंटिस्टों ने किया, इन सब के वर्क को यूनिफाई कर दिया गया मैक्सवेल के द्वारा। तो मैक्सवेल ने इनकी स्टडी को बड़ा आसान बना दिया। मैक्सवेल ने क्या किया? इन सब को अपनी सेट ऑफ इक्वेशंस के तहत एक्सप्लेन करने का बहुत ही सुंदर प्रयास किया। द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, रिस्पॉन्स ऑफ अ सर्किट टू alternating current, propagation of electromagnetic waves etc. also come under electrodynamics. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन, रिस्पॉन्स ऑफ अ सर्किट टू अल्टरनेटिंग करंट और प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन सब का अध्ययन यानी स्टडी की जाती है। ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? Optics involves the study of various phenomena connected with light and optical instruments like microscope, telescope, etc. तो ये सब ऑप्टिक्स की स्टडी है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की, यानी हम मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत माइक्रोस्कोपिक लेवल की फिजिक्स की स्टडी करते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। The classical physics is inadequate to handle the macroscopic domain, where we deal with the constituent and structure of matter at the minute scale of atoms, nuclei, and even smaller scales of length. ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की हैं, इनको एक्सप्लेन करने में क्लासिकल फिजिक्स सक्षम नहीं हो पाई। इसलिए एक नई फिजिक्स की ब्रांच तैयार करनी पड़ी जिसको मॉडर्न फिजिक्स नाम दिया गया। देखिए, क्वांटम थ्योरी इज करेंटली एक्सेप्टेड एज द प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लेनिंग माइक्रोस्कोपिक डोमेन। क्वांटम थ्योरी क्या है? क्वांटम थ्योरी को समझिए। देखिए,
Quantum theory is the theoretical basis of modern physics that explains the nature and behavior of matter and energy on the atomic and subatomic level. The nature and behavior of matter and energy at that level is sometimes referred to as quantum physics and quantum mechanics. According to quantum theory के अनुसार energy radiated or absorbed cannot have any fractional value. This energy must be an internal multiple of a fixed quantity of energy. This quantity is called quantum. Energy released or observed is always in the form of packets of energy or bundles of energy. These packets of energy are called quanta or photons. यानी photons और quanta सेम थिंग है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत कुछ है बाकी अभी जो हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स को अभी हमने पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है और एक्सप्लेन कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि फिजिक्स तो अभी चल ही रही है। फिजिक्स का दायरा बढ़ता रहेगा जैसे जैसे साइंटिफिक रिसर्च होती रहेंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करें और एक्सप्लेन कर सकें। तो फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी, फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और सम ग्रेट फिजिसिस्ट एंड दियर कंट्रीब्यूशंस इस पे भी बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए और जहाँ कहीं से भी आपको फिजिक्स सीखने का मौका मिलता है फिजिक्स ज़रूर सीखिए और मुझसे भी सीखिए। क्या पता ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको कहीं और ना मिली हों या किसी और ने ना बताई हों और वो मैंने आपको बताई हो, और अगर आप इस चैनल को ना देखें तो आप उसे भी मिस कर देंगे। तो इसलिए अगर आप नॉलेज के भूखे हैं, फिजिक्स से आपको प्यार है, साइंस से आपको प्यार है, तो आपको हर उस जगह से नॉलेज को कलेक्ट करना चाहिए जहाँ से अच्छी नॉलेज मिल रही हो। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।